एवरीवन, हाउ आर यू? इट्स मी नावेद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो ये हमारे पास लेक्चर 11th है रेलवे इंजीनियरिंग का। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिज टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो इसमें जो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे वो सारी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम टर्म्स डिस्कस करेंगे जो ए से स्टार्ट होती है, देन विद बी, सी, डी एटसेट्रा अप टू जेड। सो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एबटमेंट। अब एबटमेंट हम किससे कहते हैं? इन मल्टी स्पैन ब्रिज इट इज़ द एंड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रक्चर। सिंपली ब्रिज की जो एंड सपोर्ट्स होती हैं जो अर्थ प्रेशर को भी रेजिस्ट करती हैं उनको हम एबटमेंट्स कहते हैं। इन सिंगल स्पैन ब्रिज सिंस देयर इज नो मिडल सपोर्ट दैट इज पायर, तो इन दैट केस बोथ द एंड सपोर्ट्स आर कॉल्ड एबटमेंट्स। अब हमारे पास अगर सिंगल स्पैन ब्रिज होगा, स्पैन उसका सिंगल होगा, तो उस केस में कोई भी सेंट्रल सपोर्ट नहीं होगी। सेंट्रल सपोर्ट जो है या मिडल सपोर्ट जो ब्रिजेस की होती है उनको हम पायर्स कहते हैं, और जो एंड सपोर्ट्स आती है उनको हम एबटमेंट्स कहते हैं। तो सिंगल स्पैन ब्रिज के केस में जो दोनों एंड सपोर्ट्स आएंगे उनको हम एबटमेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एफ्लक्स। अब एफ्लक्स हम किससे कहते हैं? इट इज़ द राइज इन वाटर लेवल ऑफ अ वाटर कैरिंग बॉडी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय रिड्यूसिंग द विड्थ। अब जो भी वाटर कैरिंग बॉडीज आती है, लेट इट भी आप स्ट्रीम की एग्जांपल ले लो, तो अगर हम उसकी विड्थ को डिक्रीज कर देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू विड्थ रिडक्शन वाटर लेवल राइजेस अप। ऑब्वियस सी बात है, विड्थ को हम रिड्यूस करेंगे तो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा उसका। This additional rise in water is called efflux, which has to be considered while fixing the vertical clearance. Width reduction might be either due to construction of pier or due to other consideration of passing water channel in restricted width. अब देखो हमारे पास जो सेंट्रल या मिडल स्पोर्ट्स होती हैं ब्रिजेस की, वो रिवर में आते हैं या स्ट्रीम्स वगैरह में आते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनको हम रिवर में डालेंगे तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन काज करेंगे रिवर में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर लेवल राइज हो जाएगा। दैट राइज ऑफ लेवल ऑफ वाटर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन काज्ड बाय पायर इज नोन एज एफ्लक्स। थर्ड टर्म इसमें जाती है हमारे पास एलुवियल रीच। इट इज़ वन ऑफ द वेरियस रीचेज ऑफ द रिवर वेयर रिवर फ्लोज इन प्लेन एरिया आफ्टर हिली एंड सब माउंटेन रीचेज। फाइनल रीच ऑफ द रिवर इज कॉल्ड टाइडल रीच। इन दिस केस रिवर जॉइंस द सी। सो जब रिवर प्लेन एरियाज में फ्लो करता है आफ्टर हिली एंड सब माउंटेनियस रीचेज, तो डेट फ्लोइंग ऑफ रिवर इन प्लेन एरिया इज नोन एज एलुवियल रीच। सो फाइनल रीच ऑफ रिवर को हम टाइडल रीच कहते हैं। और सिंपली वी कैन से डेट कि जिस केस में रिवर जो है सी को ज्वाइन करता है, डेट इज नोन एज टाइडल रीच। सो फोर्थ टर्म हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एंकरेज। इन सस्पेंशन ब्रिज इट इज द मास कंक्रीट विच फिक्स द केबल एट बोथ द एंड्स ऑफ द ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज के केस में केबल जो है किसके साथ कनेक्टेड होती है? मास कंक्रीट के साथ कनेक्टेड होती है। इन पीएससी गर्डर इट इज़ द एंकरिंग सिस्टम टू होल्ड द प्री स्ट्रेसिंग केबल्स। पीएससी गर्डर के केस में एंकरिंग सिस्टम जो है वो प्री स्ट्रेसिंग केबल्स को होल्ड करके रखता है। इन जनरल इट इज़ द एंकरिंग सिस्टम विच एंकर द ब्रिज पार्ट विच नीड्स एनकरेज। तो इन जनरल अगर हम बात करेंगे, एनकरेज हम उसको कहते हैं जो ब्रिज में एक एंकरिंग रोल प्ले करता है, मतलब ब्रिज के पार्ट को एंकर करके रखता है, जिसको एनकरेज की जरूरत होगी। टर्म फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे आ जाती है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर हम किसको कहते हैं? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिक्स्थ आगर बोरिंग, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये हमने जियोटेक में डिस्कस कर लिया है। अ टर्मिनोलॉजी नॉर्मली यूज इन पाइल फाउंडेशन फॉर बोरिंग पर्पसेज इन विच बोरिंग इज डन विद स्पेशली डिजाइंड अगर्स। तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम सॉइल एक्सप्लोरेशन में सैंपल कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट सेवंथ टर्म इसमें आ जाती है हमारे पास अप्रोच स्लैब। इट इज़ एन असिस्टिंग ब्रिज टू द मैन ब्रिज प्रोवाइडेड एट बोथ द एंड्स ऑफ द मैन ब्रिज। तो ये एक टाइप का असिस्टिंग ब्रिज होता है। असिस्टिंग मीन्स जो मैन ब्रिज है उसको रोड के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन स्पैन ऑफ आरसीसी स्लैब ऑफ अबाउट 3.5 मीटर स्पैन। तो ये जनरली 3.5 मीटर स्पैन का एक आरसीसी स्लैब की तरह ही होता है। वन एंड ऑफ विच रेस्ट्स ऑन द एबटमेंट एंड अदर एंड ऑन शैलो फाउंडेशन। तो अप्रोच स्लैब का एक एंड जो होता है एबटमेंट पे होता है और दूसरा एंड जो होता है शैलो फाउंडेशन पे होता है। The purpose of approach slab is to relieve abutment from live load surcharge, getting relief in earth pressure on abutment, and most importantly, factor is to bring gradual change in the structure, that is approach structure to bridge structure. तो मेन पर्पस जो अप्रोच स्लैब का होता है कि जो लाइव लोड का इफेक्ट होता है ब्रिज पे, उसके इफेक्ट को कम करना है। जो अर्थ प्रेशर ब्रिज अबटमेंट पे एक्ट करेगा उसके प्रेशर के इफेक्ट को कम करना है। और अप्रोच स्लैब जो है एज अ ब्रिज स्ट्रक्चर ही एक्ट करता है। अडेज both railway rules and highway rules stress regarding provision of approach slab at least on major bridges। तो major bridges के केस में approach slab at least provide किया ही जाता है, both highway और railway के केस में। As you can clearly see here in the diagram, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे approach slab टर्म आपको दिख रही होगी, ये एक टाइप की कनेक्टिविटी है। जो बीच में ब्रिज आ गया हमारे पास, तो अब अप्रोच स्लैब के पीछे हमारे पास क्या आता है? रोड सरफेस आता है। तो रोड और ब्रिज को आपस में जो पार्ट कनेक्ट करता है, डेट पार्ट इज नोन एज अप्रोच स्लैब। तो नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे एप्रॉन। एप्रॉन इज अ काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव वर्क। तो ये एक टाइप का प्रोटेक्टिव वर्क होता है। आगे एक टर्म आएगी हमारे पास लॉन्चिंग एप्रॉन, वहाँ पे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। टर्म नाइन्थ इसमें आ जाती है हमारे पास एरिया वेलोसिटी मेथड। इट इज़ द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द डिस्चार्ज इन अ रिवर बाय कैलकुलेटिंग एरिया एंड वेलोसिटी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली जो है डिस्चार्ज ऑफ रिवर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपली कैलकुलेटिंग एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ रिवर। सिंस वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म इन होल क्रॉस सेक्शन, एरिया इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड मल्टीप्लाइड बाय द
कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी होती है रिवर की अगर हम देखेंगे वो यूनिफॉर्म नहीं होती है होल क्रॉस सेक्शन में। तो इसमें क्या किया जाता है कि एरिया को नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज को फाइंड आउट किया जाता है। आपको पता है डिस्चार्ज होता ही एरिया इंटू वेलोसिटी है, तो देयरफॉर द टोटल सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी विल गिव द टोटल डिस्चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, जो अलजेब्रिक सम आएगा डिस्चार्ज एट डिफरेंट सेक्शन उसको हम ऐड करेंगे तो वो टोटल डिस्चार्ज हमारे पास आ जाएगा। टर्म 10th हमारे पास यहाँ पे आ जाती है आर्च ब्रिज। अ ब्रिज विच ट्रांसफर्स द लोड बाय आर्चिंग एक्शन इज नोन एज आर्च ब्रिज। तो जो भी ब्रिज आर्चिंग एक्शन के थ्रू लोड को ट्रांसफर करता है उसको हम आर्च ब्रिज कहते हैं। एंड आर्च ब्रिज में भी आइदर ऑफ मैसनरी और कंक्रीट और स्टील। अब ये जो आर्च ब्रिज होता है ये मैसनरी का भी बना हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है और स्टील का भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास असिस्टेड कट ऑफ। अब असिस्टेड कट ऑफ क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रिवर ट्रेनिंग वेयर एज पर रिक्वायरमेंट वाटर कोर्स ऑफ द रिवर इज चेंज फ्रॉम मीन ड्रिंक टू स्ट्रेट फ्लो। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क हमने इरिगेशन में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें क्या किया जाता है कि वाटर को चेंज किया जाता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाता है फ्रॉम मीन ड्रिंक टू स्ट्रेट फ्लो। मीन ड्रिंक का मतलब होता है कि जब रिवर जो है जिगजैग डायरेक्शन में फ्लो करता है तो इसमें क्या किया जाता है, कट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी डायरेक्शन को स्ट्रेट किया जाता है, तो डेट इज नोन एज असिस्टेड कट ऑफ। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट बी से जो भी टर्म्स आती हैं ब्रिजेस के रिलेटेड वो हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टर्म फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाती है बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रिज विच इज़ यूज्ड इन लार्ज स्पैन्स वेयर पार्ट मूवमेंट इज बैलेंस्ड बाय द एंड कैंटिलीवर। तो बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज एक ऐसा टाइप का ब्रिज होता है जिसको हम लार्ज स्पैन में यूज़ करते हैं, जहाँ पे मोमेंट को बैलेंस किया जाता है एंड कैंटिलीवर से। ऑन द एंड कैंटिलीवर सस्पेंडेड स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड नेचर इज प्लेस्ड। तो कैंटिलीवर्स के एंड पे अगर हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड जो है बीम प्रोवाइड किए जाते हैं इस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए। सो सेकंड टर्म इसमें जाते हैं हमारे पास बैस्क्यूल। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रिज विच इज़ ऑफ कैंटिलीवर टाइप। तो ये कैंटिलीवर टाइप का ही एक ब्रिज होता है। इट इज़ सपोर्टेड बाय हिंज जॉइंटेड एट द एंड। तो इसमें जो एंड्स पे जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं विच कैन बी लिफ्टेड टू गिव पासेज टू शिप्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे। ये कैंटिलीवर टाइप का ही एक ब्रिज होता है जिसके एंड जो होते हैं वो हिंज जॉइंटेड होते हैं, उसको हम कभी भी लिफ्ट कर सकते हैं। अगर शिप की हाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज को लिफ्ट करके शिप को वहाँ से हम एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड इसमें जाती है हमारे पास बेस प्रेशर। बेस प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द रिएक्शन ऑफ अर्थ एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन इज नोन एज बेस प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, जो अर्थ प्रेशर एक्सर्ट करेगी फाउंडेशन पे डेट इज नोन एज बेस प्रेशर। फोर्थ इसमें जाता है हमारे पास बैटर। बैटर इज द साइड स्लोप इन वर्टिकल डायरेक्शन इन पायर एंड एबर्टमेंट इज नोन एज बैटर। तो जो भी साइड स्लोप होगा वर्टिकल डायरेक्शन में पायर और एबर्टमेंट में उसको हम बैटर कहेंगे। फिफ्थ इसमें जाता है हमारे पास बेरिंग्स। बेरिंग इज दैट कंपोनेंट ऑफ ब्रिज विच रिसीव्स द लोड फ्रॉम द सुपर स्ट्रक्चर एंड देन ट्रांसफर्स टू द सब स्ट्रक्चर। बेरिंग जो है ब्रिज का ऐसा पार्ट है सुपर स्ट्रक्चर से लोड रिसीव करता है फिर उसको सब स्ट्रक्चर में ट्रांसफर करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ बेरिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दियर स्पेसिफिक नेम। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ बेरिंग कितनी आती है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं। टर्म सिक्स हमारे पास यहाँ पे जाती है बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है सॉइल की, डेट इज नोन एज बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। टर्म सेवंथ इसमें जाती है हमारे पास बेड ब्लॉक। बेड ब्लॉक इज अ बेड प्रेफरेबली ऑफ आरसीसी ऑन विच द गर्डर इज सीटेड थ्रो बेरिंग्स। बेड ब्लॉक ये एक टाइप का बेड होता है, जनरली आरसीसी का बना हुआ होता है जिसपे गर्डर को प्लेस किया जाता है थ्रू बेरिंग्स। सो एट्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास बैली ब्रिज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। इट्स नेम आफ्टर सर बैली इन्वेंटर ऑफ सच अ ब्रिज। तो सर बैली ने इस ब्रिज को इन्वेंट किया था, उसके नाम से ही इसको बैली ब्रिज कहते हैं। दिस इज टेम्परेरी ब्रिज विच कैन बी असेंबल्ड एंड लॉन्च्ड विद प्री फैब्रिकेटेड यूनिट इन अ शॉर्ट टाइम। मोस्टली सच ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर आर्मी मोमेंट्स। ये एक टाइप का टेम्परेरी ब्रिज होता है जिसको हम कभी भी असेंबल कर सकते हैं, कभी भी हम उसको फैब्रिकेट कर सकते हैं इन अ शॉर्ट टाइम में। तो इन टाइप के ब्रिजेस को जनरली मिलिट्री में यूज़ किया जाता है। इन केस ऑफ वॉर या इन केस ऑफ कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई तभी हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रिजेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि इन ब्रिजेस को हम शॉर्ट ड्यूरेशन में असेंबल कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, फैब्रिकेट कर सकते हैं, फिर वहाँ से अगर हमने उसको डिसेंबल भी करना होगा तो हम आराम से इनको हम कर सकते हैं। टर्म नाइन्थ हमारे पास यहाँ पे जाती है बेंटोनाइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ क्ले नॉर्मली यूज्ड इन बोर्ड पाइल्स टू स्टेबलाइज द साइड अर्थ ऑफ अ बोर होल टू अवॉइड केव इन। ये एक टाइप की क्ले होती है जिसको हम नॉर्मली बोर्ड पाइल के केस में अर्थ को स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं टू अवॉइड द केविंग इन। तो वहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ केव ना हो, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम बेंटोनाइट को यूज़ करते हैं एज अ सॉइल स्टेबलाइजेशन। टेंथ इसमें जाती है हमारे पास BRI। इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्रिज इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिवली डिप्यूटेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड ब्रिज वर्क्स। He nowadays designated as section engineer or senior section engineer SE or double SE bridges। BRI हम क्या कहते हैं, ब्रिज इंस्पेक्टर को कहते हैं जो ब्रिज की इंस्पेक्शन करता है। आजकल के टाइम में हम उसको सेक्शन इंजीनियर के नाम से जानते हैं या सिंपली सीनियर सेक्शन इंजीनियर के नाम से जानते हैं। टर्म 11th इसमें जाती है हमारे पास ब्रिज रूल। इट इज़ अ बुक कंटेनिंग गाइडलाइन एंड लोडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर डिजाइनिंग रेलवे ब्रिजेस। सो ब्रिज रूल हम किसे कहते हैं, एक बुक होती है जिसमें गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई होती है स्पेशली फॉर द डिजाइन ऑफ रेलवे ब्रिजेस, लोडिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह सब कुछ दिया हुआ होता है। 12th इसमें जाता है हमारे पास ब्रिज स्ट्रेंथनिंग। अब ब्रिज स्ट्रेंथनिंग क्या होता है, व्हेन द ब्रिज बिकम्स वीक ऑन सर्टेन अकाउंट इट्स स्ट्रेंथनिंग इज रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द स्ट्रक्चर टू नॉर्मल स्ट्रेंथ टू कैरी डिजाइन लोड। दिस इज कॉल्ड ब्रिज स्ट्रेंथनिंग। इसके नाम से ही पता चल जाता था कि जब भी ब्रिज किसी पॉइंट पे वीक हो जाएगा तो उसकी
स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना, डेट इज नोन एज ब्रिज स्ट्रेंथनिंग। सो 13th टर्म इसमें आ जाती है हमारे पास ब्लोइंग ऑफ सैंड। इट्स अ प्रॉब्लम विच ऑफन अराइजेज वाइल वेल सिंकिंग इन सैंडी स्ट्रेटा। तो ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जब भी हम वेल को सिंक करते हैं सैंडी स्ट्रेटा में। इन दिस ऑल ऑफ अ सडन सैंड अलॉन्ग विद वाटर रशेज इनसाइड द वेल फ्रॉम द आउटसाइड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। सडनली जो है वाटर के साथ जो है सैंड जो है उस वेल में एंटर हो जाती है ड्यू टू आउटसाइड प्रेशर, तो दैट इज नोन एज ब्लोइंग ऑफ सैंड। 14th टर्म इसमें जाती है हमारे पास बग्स कल्वेट। इट इज अ टाइप ऑफ ब्रिज मेड अप ऑफ आरसीसी इन द शेप ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिजायर्ड बैरर लेंथ। बग्स कल्वेट जो एक टाइप का ब्रिज ही होता है जो आरसीसी का बना हुआ होता है, जनरली स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में बना हुआ होता है। जितनी हमें डिजायर्ड लेंथ चाहिए उसी हिसाब से इसको बनाते हैं। 15th इसमें जाते हैं हमारे पास बटरेस। अब बटरेस क्या होता है? समटाइम्स अर्थ अटेनिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग अबटमेंट्स आर स्ट्रेंथन्ड बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सपोर्टिंग मेंबर्स टू काउंटर अर्थ प्रेशर आर नोन एज बटरेस। टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वॉल्स हमारे पास जनरली 3 होती है। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल होती है, काउंटरफोर रिटेनिंग वॉल होती है और बटरेस रिटेनिंग वॉल होती है। तो बटरेस रिटेनिंग वॉल में हम क्या करते हैं? एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और उस प्रेशर को रेजिस्ट करने के लिए। इनको हम तब प्रोवाइड करते हैं जब रिटेनिंग वॉल की हाइट जो होती है 9 मीटर से लेकर 15 मीटर के बीच में होगी। तो जो हम एडिशनल वॉल्स या एडिशनल स्ट्रेंथ हम प्रोवाइड करते हैं डेट इज नोन एज बटरेस। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट सी से जो भी टर्म्स आएंगी ब्रिजेस में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास केबल स्ट्रेट ब्रिज। अब केबल स्ट्रेट ब्रिज क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रिज वेयर वन एंड ऑफ द केबल इज टाइड अप विद डेक एंड अदर एंड विद सपोर्टिंग टावर और पाइलन। तो केबल स्ट्रेट ब्रिज में क्या होता है कि इसका एक एंड जो होता है वो डेक के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरा एंड जो होता है वो सपोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है, जिसको हम सिंपली टावर या पाइलन कहते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ वेरियस केबल्स और वेरियस केबल्स की हेल्प से जो कंप्लीट डेक है उसको हम सपोर्टिंग टावर के साथ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है केबल स्ट्रेट ब्रिज की, हुगली ब्रिज एट कलकत्ता इज़ अ केबल स्ट्रेट ब्रिज। जब हम टाइप्स ऑफ ब्रिजेस डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो सेकंड टर्म इसमें जाती है हमारे पास कैम्बर। अब कैम्बर क्या होता है? इट इज़ द इंटेंशनल अपवर्ड डिफ्लेक्शन प्रोवाइडेड इन द गर्डर्स ऑफ लार्ज स्पैन्स टू टेक केयर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रेसेस। जो भी हम अपवर्ड डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं गर्डर्स में, स्पेशली अगर हम देखेंगे लार्ज स्पैन के केस में सेकेंडरी स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए, डेट इज नोन एज कैम्बर। सम ऑफ दिस अपवर्ड डिफ्लेक्शन इज ईटन अवे बाय डेड लोड बाय डाउनवर्ड्स डिफ्लेक्शन। कुछ अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो है डेड लोड जो ऊपर से उस पर आता है उसकी वजह से उसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है। इफ कैम्बर इज नॉट प्रोवाइडेड देन द गर्डर डिफ्लेक्ट्स में पोज साइकोलॉजिकल फियर इन द माइंड ऑफ पासर बाई इवन इफ द सेम इज इन सेफ लिमिट। तो अगर हम कैम्बर को प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पैसेंजर्स वगैरह उस ब्रिज को यूज़ करेंगे उसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल फियर जो है उनमें बैठ सकता है। इवन कि ब्रिज सेफ होगा लेकिन फिर भी उसको यूज़ नहीं करेंगे। सो थर्ड टर्म इसमें जाती है हमारे पास कैरेज वे। अब कैरेज वे तो हमने हाईवे में भी डिस्कस कर ली, तो सेम यहाँ पे भी वही टर्म है। तो कैरेज वे हम किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ रोड ऑन विच व्हीकल्स मूव इज नोन एज कैरेज वे। इट डजंट इंक्लूड फुटपाथ विड्थ। फुटपाथ विड्थ जो है कैरेज वे में नहीं आती, इसमें सिर्फ वही पार्ट आता है जिसपे व्हीकल्स मूव करती है। अब काज वे क्या होता है? इट इज़ द डिप इन द रेलवे ट्रैक विच अलाउज फ्लड वाटर टू पास ओवर इट। इफ फ्लड वाटर इज ऑफ स्पेसिफाइड डेप्थ ट्रैफिक कैन पास ओवर इट। इट इज ऑल्सो नोन एज इरिश ब्रिज। तो काजवे हमने ये भी ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस की हुई है टर्म, एक टाइप का डिप्रेशन जो हम रोड सरफेस पे प्रोवाइड करते हैं एक्सेस वाटर को कैरी करने के लिए, फ्लड वाटर वगैरह को कैरी करने के लिए, डेट इज नोन एज काजवे। तो इसको हम इरिश ब्रिज भी कहते हैं। सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास सीसी क्रिब। सीसी क्रिब इज ऑल्सो नोन एज क्रिस्ट चर्च क्रिब। इट्स 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 1.8 मीटर डायमेंशन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर टेम्परेरी सपोर्ट। तो ये क्या होता है? एक 60 बाई 60 इंटू 1.8 मीटर का एक स्टील स्ट्रक्चर होता है जिसको हम जनरली टेम्परेरी सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सीसी क्रिब। टर्म 6 इसमें जाती है हमारे पास सेंट्रलाइज्ड बेरिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ बेरिंग प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर ब्रिजेस। तो ये एक ऐसी टाइप ऑफ बेरिंग होती है जिसको हम जनरली प्लेट गर्डर ब्रिजेस में प्रोवाइड करते हैं। 7th टर्म इसमें जाती है हमारे पास सी एच स्पैन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कैलेंडर हैमिल्टन स्पैन। It is railway equivalent of Bailey Bridge in which temporary bridge can be launched with prefabricated components. For trans moment, CH span up to 250 feet can be launched. ये रेलवे इक्विवेलेंट है बैली ब्रिज का जिसमें भी कर सकते हैं टेम्परेरी ब्रिज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं विद प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट से। देखेंगे फॉर ट्रांस मोमेंट अप टू 250 फीट कैन बी लॉन्च्ड। 8th टर्म इसमें जाती है हमारे पास क्लियरेंस। अब क्लियरेंस क्या होता है? बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन अ ब्रिज टू हैव सेफ्टी जोन। तो ब्रिज के केस में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों क्लियरेंसेस प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। इन रिवर ब्रिज सम स्पेसिफाइड वर्टिकल क्लियरेंस शुड बी देयर अबव HFL टू द बॉटम ऑफ द गर्डर। तो रिवर ब्रिज के केस में स्पेसिफाइड वर्टिकल क्लियरेंसेस प्रोवाइड होनी चाहिए अबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल टू द बॉटम ऑफ द गर्डर। टर्म 9th इसमें जाती है हमारे पास क्लोजर बंड। अब क्लोजर बंड क्या होता है? 1 or more channels of the river are sometimes required to be closed on certain account. The same is done by the closer bunds. तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि रिवर चैनल्स को जो है हमें क्या करना पड़ता है? क्लोज करना पड़ता है। तो इसको हम किसकी हेल्प से करते हैं? क्लोजर बंड की हेल्प से ही करते हैं। टर्म 10th यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कंपोजिट गर्डर। सो द गर्डर मेड अप ऑफ कंपोजिट मटेरियल डेट इज RCC एंड स्टील एटसेट्रा इज कंपोजिट गर्डर। कोरेजन, कोरेजन तो आपको पता ही है, इसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं आई थिंक। क्रीप, ग्रिप भी आपको पता है, जो भी सस्टेन लोडिंग की वजह से डिफॉर्मेशन आती है स्ट्रक्चर में, डेट इज नोन एज क्रीप।
इट इज़ द मोमेंट ऑफ गर्डर इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ड्यू टू मूविंग इफेक्ट ऑफ व्हीकल एंड टेम्परेचर इफेक्ट्स, इट शुड बी कंट्रोल्ड। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट डी से जो भी टर्म्स आती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें रहती है हमारे पास डेड लोड, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर इज नोन एज डेड लोड। सेकंड इसमें जाती है हमारे पास डेक टाइप ब्रिज, इट इज़ डेक टाइप ऑफ ब्रिज इन विच ट्रैक इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द गर्डर। तो डेक टाइप ब्रिज में हम क्या करते हैं, जो ट्रैक हम प्रोवाइड करते हैं वो टॉप ऑफ गर्डर पे प्रोवाइड करते हैं। अंडर स्लंग गर्डर ब्रिज इज डेक टाइप ब्रिज वेयर बैंक इज हाई एंड हाइस्ट फ्लोट लेवल इज लो, सच टाइप्स ऑफ ब्रिजेज आर प्रेफर्ड। सो थर्ड इसमें जाती है हमारे पास डीप फाउंडेशन, तो ये भी कॉमन टर्म है, इसको भी डिस्कस करने की यहाँ पे नहीं ज़रूरत है। टर्म फोर्थ इसमें जाती है हमारे पास डिज़ाइन स्कोर। अब डिज़ाइन स्कोर क्या होता है, द स्कोर टेकन फॉर डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन इज नोन एज डिज़ाइन स्कोर। सो फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के लिए जो हम स्कोर लेते हैं डेट इज नोन एज डिज़ाइन स्कोर। नॉर्मली इट इज़ कैलकुलेटेड बाई मल्टीप्लाइंग लैसिज स्क्वायर डेप्थ बाय अ फैक्टर गिवन इन कोड। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो लैसिज स्क्वायर डेप्थ आएगी उसको हम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और वो फैक्टर हमें कहाँ से मिलता है, कोड से मिलता है। टर्म फिफ्थ इसमें जाता है हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ रिवर। तो डिस्चार्ज ऑफ रिवर भी कॉमन टर्म है, इसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। सिक्स इसमें जाता है हमारे पास डिस्टॉर्शन ऑफ गर्डर। अब डिस्टॉर्शन ऑफ गर्डर क्या होता है, एज द नेम इम्प्लाइज इट इज़ द मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ द गर्डर फ्रॉम द स्ट्रेट अलाइनमेंट। तो स्ट्रेट अलाइनमेंट से गर्डर जो है कितना डेविएट होगा, डेट इज नोन एज डिस्टॉर्शन ऑफ गर्डर। टाइम टू टाइम इस चीज़ को मेजर किया जाता है, इट इज़ मेजर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द ब्रिज। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रस ब्रिजेज। अगर हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस जो है ट्रस ब्रिज में काफ़ी ज़्यादा है। डाइवर्जन, समटाइम्स ट्रैफिक इज टू बी डाइवर्टेड टू कंप्लीट द वर्क इन द ओरिजिनल अलाइनमेंट इज नोन एज डाइवर्जन, ये भी सिंपल है। सो टर्म एट्थ इसमें आ जाती है हमारे पास ड्रेज होल। इट इज़ नॉर्मली अ टर्म यूज्ड वाइल सिंकिंग ऑफ द वेल फॉर फाउंडेशन। फर्स्ट एक्टिविटी इन सिंकिंग इज टू रिमूव द अर्थ फ्रॉम इनसाइड द वेल एंड देन फॉर्मिंग अ ड्रेज होल। तो ये टर्म जो है जनरली वेल फाउंडेशन से रिलेटेड है। जब हम ब्रिज की वेल फाउंडेशन को डिस्कस करेंगे वहाँ पे आपको मैं डिटेल्स इस टर्म को एक्सप्लेन कर दूंगा। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊंगा, ड्रेज होल में हम क्या करते हैं, वेल फाउंडेशन के केस में एक होल ड्रिल करते हैं, उसको फिर हम क्या करते हैं, सैंड से फिल करते हैं स्टेबिलिटी जो है फाउंडेशन की इंक्रीज करने के लिए। तो डैट इज नॉन एज ड्रेज होल। तो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास डायनेमिक ऑगमेंट। मूविंग लोड क्रिएट्स एडिशनल स्ट्रेसेस एज कम्पेयर टू स्टैटिक लोड। ऑब्वियस सी बात है कि मूविंग लोड जो है ज़्यादा स्ट्रेसेस क्रिएट करता है अगर हम देखेंगे एज कम्पेयर टू स्टैटिक लोड। इंक्रीज इन द इफेक्ट ऑफ लाइव लोड ड्यू टू इट्स बीइंग इन डायनेमिक कंडीशन इज नोन एज डायनेमिक ऑगमेंट और इम्पैक्ट फैक्टर। तो जो इंक्रीमेंट होती है लाइव लोड के इफेक्ट में इसके डायनेमिक होने की वजह से, डेट इज नोन एज डायनेमिक ऑगमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पैक्ट फैक्टर। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट ई से जो भी टर्म्स आएंगे रिलेटेड टू ब्रिज वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास अर्थ प्रेशर। ये तो कॉमन सी टर्म है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अर्थ की वजह से जो भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, स्पेशली अगर हम देखेंगे अबटमेंट्स ऑफ ब्रिजेस, डेट इज नोन एज अर्थ प्रेशर। सेकंड इसमें जाता है हमारे पास इकोनॉमिकल स्पैन। इकोनॉमिकल स्पैन इज डेट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ स्पैन अडॉप्टेशन ऑफ विच ब्रिंग्स इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो जिस स्पैन को अडॉप्ट करने से हमें ब्रिज में इकोनॉमी अटेन होगी, डेट इज नोन एज इकोनॉमिकल स्पैन। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिकल स्पैन इफ फुलफिल्ड व्हेन कॉस्ट ऑफ सबस्ट्रक्चर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर। इकोनॉमिकल स्पैन का कॉन्सेप्ट फुलफिल कब हो सकता है, जब कास्ट ऑफ सबस्ट्रक्चर जो है कास्ट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर के बराबर होगी। थर्ड इसमें जाती है हमारे पास इफेक्टिव वाटर वे। टोटल विड्थ अवेलेबल फॉर वाटर फ्लो माइनस विड्थ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ पायर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड इफेक्टिव वाटर वे। जो वाटर की टोटल विड्थ होगी उसमें से जो ऑब्स्ट्रक्शन की विड्थ है उसको हम माइनस कर देंगे, तो डेट इज इफेक्टिव वाटर वे। फोर्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास इलास्टोमेरिक बेरिंग। इट इज मेड अप ऑफ इलास्टोमर फॉर स्मॉलर स्पैन अनरिइंफोर्स्ड बेरिंग्स आर यूज्ड। अगर हम देखेंगे स्मॉलर स्पैन के केस में अनरिइंफोर्स्ड बेरिंग को हम यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी उनमें रिइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड नहीं होगी। But for bigger spans, elastomers are reinforced by steel plates and are called reinforced elastomeric bearings। लेकिन बिगर स्पैन्स के केस में elastomers को reinforce किया जाता है स्टील प्लेट के साथ और उनको हम reinforced elastomeric bearing कहते हैं। फिफ्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास epoxy grouting। Grouting done for repair work with the help of epoxy material is known as epoxy grouting। जब भी ब्रिजेज में क्रैक्स वगैरह आ जाते हैं तो उनको फिलअप करने के लिए जो भी हम एपॉक्सी मटेरियल को यूज़ करते हैं रिपेयरमेंट के लिए, तो डेट इज नोन एज एपॉक्सी ग्राउटिंग। एपॉक्सी इज हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ अर्ली सेटिंग, इट प्रोवाइड्स गुड बाइंडिंग। तो इसमें अर्ली सेटिंग प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट है, इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी अच्छी है, तो डेट्स वाई इसको हम रिपेयरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। टर्म सिक्स्थ इसमें जाती है हमारे पास इरेक्शन ऑफ गर्डर। इट इज़ द प्लेसमेंट ऑफ गर्डर इन इट्स प्रॉपर पोजिशन बाई सुटेबल स्कीम इज नोन एज इरेक्शन ऑफ गर्डर। गर्डर को एक प्रॉपर पोजिशन पे प्लेस करना, डेट इज नोन एज इरेक्शन ऑफ गर्डर। सेवंथ इसमें जाता है हमारे पास इड्यूल। It stands for equivalent uniformly distributed load producing the same effect as that of standard loading configuration। So equivalent uniformly distributed load जो है वो same effect produce करता है जो standard loading configuration produce करता है। So term 8 इसमें आ जाती है हमारे पास expansion joint। ये भी simple है, इसको भी explain करने की ज़रूरत नहीं है। So next हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेटर F से जो टर्म्स आएंगे ब्रिजेज में वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जाती है हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस और अलाउएबल स्ट्रेस इज नोन एज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सेकंड इसमें जाती है हमारे पास फ्लैट बेरिंग।
Flat bearing means it is the simplest type of bearing having wide base to distribute the load over a wider area on the bed block. ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बेयरिंग होती है जिसका बेस जो होता है वाइड होता है और वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करती है वाइडर एरिया पे ऑन द बेड ब्लॉक, दैट इज नोन एज फ्लैट बेयरिंग. थर्ड टर्म इसमें जाती है हमारे पास फोर्सेज ऑन द ब्रिज. अब जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेज ब्रिज पे एक्ट करती हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स होगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, रैकिंग फोर्स एटसेट्रा, दैट आर नोन एज फोर्सेज ऑन द ब्रिज. अब फ्री बोर्ड हम किसको कहते हैं? इट इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट फ्लड लेवल एंड टॉप ऑफ अप्रोच, embankment, dam or protective work, for example guide bond, marginal bonds etc. is known as freeboard. Normally it is kept not less than 1 मीटर. तो फ्री बोर्ड जो है 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए. फिफ्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास फ्रिक्शन पाइल. अ टाइप ऑफ पाइल विच ट्रांसफर्स द लोड बाय द वे ऑफ स्किन फ्रिक्शन डेवलप्ड बिटवीन द पाइल सरफेस एंड सॉइल इज नोन एज फ्रिक्शन पाइल. तो जो भी फ्रिक्शन की वजह से लोड को ट्रांसफर करती है नीचे फाउंडेशन में, डेट इज नोन एज फ्रिक्शन पाइल. नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास गॉज. अब गॉज इसको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. सेकंड इसमें जाता है हमारे पास ग्रेड सेपरेशन. ग्रेड सेपरेशन क्या होता है? व्हेन टू ट्रैफिक रूट्स आइदर ऑफ सिमिलर टाइप और ऑफ डिफरेंट टाइप क्रॉसेस ईच अदर एट डिफरेंट लेवल टू फैसिलिटेट अनऑब्स्ट्रक्टेड मूवमेंट ऑफ ईच अदर इज नोन एज ग्रेड सेपरेटर. तो जब भी दो ट्रैफिक रूट जो है आपस में जो है मीट कर रही हैं लेकिन डिफरेंट ग्रेड पे, जैसे रेलवे ओवर रोड, रोड ओवर रेलवे, तो डेट आर नोन एज ग्रेड सेपरेशन. ग्रोइंस आर सपर. ये टर्म भी हमने रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में डिस्कस कर ली. अगर आपको याद होगा इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने ये टर्म्स डिस्कस की हुई है. It is also a river training work either of deflecting or attracting type to mold the flow of water in the desired direction. तो इससे हम क्या करते हैं कि वाटर को एक डिजायर्ड डायरेक्शन में डाइवर्ट करते हैं. फोर्थ टर्म इसमें जाती है हमारे पास गॉड रेल ऑन ब्रिजेस. अब गॉड रेल ऑन ब्रिजेस क्या होता है? इन एडिशन टू द लेफ्ट रेल एंड राइट रेल विच फॉर्म्स गॉज ऑफ द ट्रैक. अब देखो गॉज ऑफ ट्रैक बनाने के लिए दो रेल्स तो होनी ही होनी चाहिए. टू मोर रेल्स एडजस्टेंट टू द लेफ्ट रेल एंड राइट रेल्स बोथ ऑन इनसाइड द ट्रैक एरिया प्रोवाइडेड ऑन ब्रिजेस टू गॉड द व्हीकल फ्रॉम फॉलिंग इन केस इट डिरेल्स. लेफ्ट और राइट रेल के अलावा हम दो रेल्स और उसमें प्रोवाइड करते हैं जो एडजस्टेंट होती है लेफ्ट रेल और राइट रेल के, और दोनों को जो है इनसाइड ऑफ द ट्रैक हम प्रोवाइड करते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है कि अगर ट्रेन जो है डिरेलमेंट उसमें अकर होगी तो उसको एक्सीडेंट वगैरह से बचाने के लिए. दीज टू एडिशनल रेल्स आर नोन एज गार्ड रेल्स. तो इन एडिशनल रेल्स को हम क्या कहते हैं? गार्ड रेल्स कहते हैं. फिफ्थ टर्म इसमें आ जाती है हमारे पास ग्यूनिटिंग. इट इज़ अ रिपेयर टेक्निक वेयर सीमेंट सैंड मोटार इज डिपॉजिटेड अंडर प्रेशर टू रिपेयर द डैमेज्ड पोर्शन. तो ये एक रिपेयर में टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं? सीमेंट सैंड मोटार को डिपॉजिट किया जाता है अंडर प्रेशर टू रिपेयर द डैमेज्ड पोर्शन. सिक्स इसमें जाता है हमारे पास गाइड बॉन्ड. ये भी एक रिवर ट्रेनिंग वर्क है, इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे भी इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एच लेटर से जो भी टर्म्स आ जाती है रेलवे ब्रिज में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे जाता है एच डी बोल्ट. एच डी बोल्ट स्टैंड्स फॉर होल्डिंग डाउन बोल्ट. एच डी बोल्ट को हम कहते हैं होल्डिंग डाउन बोल्ट. इट इज़ अ स्पेशल बोल्ट वन एंड ऑफ विच इज फिक्स्ड इन द कंक्रीट मास एंड अदर एंड इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड टू होल्ड द स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल गर्डर, बेस ऑफ FOB एटसेट्रा. इसका एक एंड जो होता है कंक्रीट मास के साथ फिक्स होता है, वो दूसरा एंड जो होता है इसका आउटसाइड जो है प्रोजेक्टेड होता है स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, जैसे गर्डर हो गया, बेस ऑफ फॉब एटसेट्रा. हुक बोल्ट. इट इज़ अ टाइप ऑफ बोल्ट विच होल्ड्स द स्लीपर विद द गर्डर. तो इसका फंक्शन क्या होता है? स्लीपर और गर्डर को आपस में होल्ड करके रखना. हुक बोल्ट हमने रेल फास्टनिंग वाले लेक्चर में डिस्कस किया था. अब HFL क्या होता है? हाईएस्ट फ्लड लेवल. ये भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. फोर्थ इसमें जाता है हमारे पास ह्यूम पाइप ब्रिजेस. These are simply RCC pipes of suitable diameter for small discharge. Such type of bridges are very convenient. तो ये जनरली RCC की बनी हुई होती है विद सुटेबल डायमीटर. स्मॉल डिस्चार्ज के केस में इनका जो है ज़्यादा यूज़ किया जाता है. फिफ्थ इसमें जाता है हमारे पास हाइड्रोलिक डाटा. डाटा रिलेटेड टू हाइड्रोलिक्स ऑफ द रिवर, फॉर एग्जाम्पल डिस्चार्ज, विड्थ, स्लोप ऑफ रिवर एटसेट्रा, स्क्योर डेप्थ आर नोन एज हाइड्रोलिक डाटा. तो जो भी हाइड्रोलिक के रिलेटेड डाटा आएगा, अब डिस्चार्ज हो गया, विड्थ, स्लोप, रिवर बेड एटसेट्रा, ये हाइड्रोलिक डाटा में ही आता है. सो नेक्स्ट टर्म इसमें जाती है हमारे पास हाइड्रोलॉजी. इट इज़ द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ रेनफॉल एंड रिलेटेड डिस्चार्ज इन द रिवर्स इज नोन एज हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? रेनफॉल, रिलेटेड डिस्चार्ज एटसेट्रा, दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजी. सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रिजेस. तो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आपको यहाँ तक मैंने सारी टर्म्स क्लियर करवा दी होंगी. अगर आपको फिर भी किसी भी टर्म में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी.